आजकल बच्चे पढ़ाई का ही नहीं बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। और अगर यह समय रहते कम नहीं हुआ तो यह मानसिक विकारों का कारण भी बन सकता है। दरअसल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों पर एक सर्वे किया है, जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ती शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, परीक्षा का डर और अभिभावकों की अपेक्षाएं स्कूली छात्रों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल रही हैं और इसके कारण बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी जैसे लक्षण बढ़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं के छात्रों में 72% केस मध्यम स्तर के एकेडमिक तनाव से जूझ रहे हैं, बच्चों के बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि 6% छात्र गंभीर रूप से तनाव से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कैसे बच्चों के तनाव को कम किया जा सकता है और क्यों आखिर अपेक्षाओं के दबाव में बच्चे आ रहे हैं। क्यों बार बार हम पढ़ाई के अलावा बच्चों के ऊपर मानसिक तौर पर उनको दबाव बना रहे हैं, क्यों उनके ऊपर तनाव बढ़ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बकायदा एक सर्वे किया गया, एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है और इसमें 10वीं क्लास के बच्चों को लेकर के एक डाटा कलेक्ट किया गया है और उसके आधार पर बताया गया कि क्योंकि हर बच्चा जो है एक तरफ वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने अभिभावकों का, अपने पेरेंट्स का उसके ऊपर एक दबाव रहता है। न सिर्फ अभिभावकों का उसके ऊपर प्रेशर है, बल्कि अपने टीचर का भी उसके ऊपर एक मानसिक तौर पर दबाव रहता है। कारण इसके पीछे क्या है, कैसे इस मानसिक तौर पर दबाव को कम किया जा सकता है, इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो घर के अंदर बच्चे हैं, हम कम से कम उनको इससे दूर कर सकें, इस दबाव से, इस प्रेशर से उनको दूर कर सकें, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसको जरा समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राकेश लाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर यशोदा चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। यशोदा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिभावक संघ से प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर जवाहर जी, जो कि शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जवाहर सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश सर आपसे ही कर रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया कि भाई 10वीं क्लास तक के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लेकर के शोध किया गया, रिसर्च सामने आई। उसमें बताया गया कि लगभग 94% के आसपास जो बच्चे हैं वो मध्यम स्तर का जो तनाव है वो झेल रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर तो है ही, उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्मीदें भी हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है। इस प्रेशर में भी बच्चे आ जाते हैं। दूसरा, टीचर का भी प्रेशर है कि भाई टीचर ने बड़ा भरोसा कर लिया, साल भर की मेहनत है, वो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये एक प्रेशर। अब इसको समझना होगा कि सबसे पहले अगर ऐसी कभी परिस्थिति बन जाती है तो बच्चे को क्या बड़े परिवर्तन बच्चे के अंदर नजर आते हैं, हम कैसे समझ पाएं कि बच्चा अब इस तरीके से परेशानी में आ चुका है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बताई। जो भी रिसर्च हुआ है कि बच्चों पे जो अपेक्षाएं हैं, उसका प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर होना, ये तो सब लोग पहचानते हैं। लेकिन जो अपेक्षाएं हैं, जो हमें कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, वो एडिशनल प्रेशर होता है। और ये, चाहे वो बड़ा मजाक में ही बोला हो कि वो पड़ोसी के बच्चे को 90% आया है, लेकिन हमारा बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा है, उसको उससे ज़्यादा आएगा, तो वो एक बच्चे पे प्रेशर हो जाता है। या उसके यार दोस्त कहते हैं, यार तेरे को क्या है, यार तेरे को तो 100% आराम से हो जाएगा। ये बातें उसकी मन में घुस जाती हैं, तो उसमें उसको टेंशन हो जाता है, घबराहट हो जाती है। तो पढ़ने में जो है कि उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और ये सब कहने के पहले हमें बच्चों को प्रॉपरली उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो एसेस करना चाहिए। मतलब पढ़ाई में कई लोग अच्छे होंगे, लेकिन पढ़ाई का भी होता है, कोई साइंस में, कोई आर्ट्स में, कोई चाहे ड्राइंग में अच्छा हो, कोई गाना बजाने में अच्छा हो, या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो ये हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि ये नहीं कि वो अगर वो आर्ट्स में अच्छा है तो हम सोचें कि उसको मैथमेटिक्स में भी 100% आने चाहिए। तो वो बच्चों पे जो एक्सपेक्टेशन होता है, अपेक्षाएं होती हैं, वो उस पर एडिशनल प्रेशर डालता है। एंड हमने एक बारी बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक कंपटीशन हुआ, एक गिलहरी का और हाथी का। और ये कंपटीशन क्या था कि जो जीतेगा, जो पेड़ पे जल्दी चढ़ जाएगा, वो जीत जाएगा। ऐसा तो अनफेयर है ना। ऑब्वियसली गिलहरी जीत गया, बस का ये मतलब नहीं कि हाथी बेकार है। पर पेड़ पे चढ़ना कोई कुछ कर सकता है। तो वही है, जो बच्चे भी कुछ काम पे अच्छे हैं, कुछ काम पे नहीं है, हम्म। ये पहचानना बहुत जरूरी है।
और हमें ये नहीं एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि वो हर एक चीज में अच्छा करेगा, दूसरे बच्चों से अच्छा करेगा। फिर वो धीरे धीरे और धीरे इस बात बच्चों की की जो संभावना है कि किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, किसी की हाँ जी, हिंदी होगी, और अगर कोई पढ़ाई में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे। तो इसलिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे करके, बल्कि उसको जो वो करना चाहता है उसके हिसाब से, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और साथ ही जो स्कूल का स्टाफ है, जो टीचर हैं, उनको बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मैं सर वापस आता हूँ राकेश सर आपके पास। मैं इसमें यशोदा जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। यशोदा मैम, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ तो बच्चे के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रहता ही है, साल भर की मेहनत होती है, और जब एग्ज़ाम आता है तो वो इन सभी चीज़ों के से घिर जाता है। उसको लगता है कि भाई पेरेंट्स को भी उम्मीदें हैं, पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 90% मार्क्स आएंगे, है ना, उसको आगे जो है इंजीनियरिंग में जाना है या किसी और चीज़ में जाना है। तो वो प्रेशर लिए बच्चा जो है, वो ना तो वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर पाता, ना ही वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। दूसरा, टीचर की भी उम्मीदें हैं, टीचर भी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा जाएगा और हमारे जो बच्चे हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रेशर ना क्रिएट किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पेरेंट्स का भी है, समाज का भी है, टीचर्स का भी है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड इतना डेवलप हो चुका है प्राइवेट स्कूल्स का, कि वो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बड़ा प्रेशर क्रिएट करे रखते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है वो 100% रहे। ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोग चाहते हैं 100% रहना चाहिए, पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो मासूम है, और उसकी अलग अलग, उनकी जो सोल है उसकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को हमें ढालना चाहिए। कोई जैसे मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, लेकिन हर पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बने। और आजकल एक और फितूर चढ़ा हुआ है कि हर हर घर के अंदर बच्चा आईएएस ऑफिसर ही बने। तो इस तरह से बच्चा जो है उस प्रेशर के अंदर आकर के, और उसको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। और 10th का बच्चा जो है वो इतना मेच्योर भी नहीं होता है कि वो डिसीजन ले सके। अब वो मदर के, पेरेंट्स के, फादर के और समाज के और अपने दोस्तों के भी साथ में जब वो इंटरेक्ट करता है तो उनको भी लगता है कि अरे ये बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है, ये बच्चा जो वहां पर ट्यूशन कर रहा है, वहां कोचिंग कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट होकर के बच्चों को एक तरह से डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है। मैं समझती हूँ ये प्रेशर खत्म करके और बच्चों को जो है वो स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है पढ़ने की, और वो उस उधर उनका रुझान देख करके ही हमें पेरेंट्स को और टीचर्स को उन बच्चों को गाइड करना चाहिए और उन बच्चों को उस तरफ मोड़ना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फील्ड में बच्चे हैं, है ना, जब वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम देखते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर टीचर चाहता है कि उनका जो स्टूडेंट है या जो उनका बच्चा है वो या तो आईएएस बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए। ये ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले तो ये भी समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी, और सभी लोगों को, कि हर बच्चा उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अभिषेक जी, इसीलिए ये कहा जाता है कि काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है वो पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपके चैनल पर कई बार इस विषय के ऊपर डिबेट हो चुकी है, मैं लगातार कई बार इस विषय के ऊपर अपनी बात रख चुका हूँ। लेकिन आज भी आपके चैनल पर अपनी बात रखने से पहले मैं आरबीएससी बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट आया, मैं उन सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे अंकों से अंक प्राप्त कर अपना करियर आगे बढ़ाया है। और जो बच्चे रह गए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो भी कभी ना कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि वो अच्छे अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। सर, मैं ये कहना चाहता था कि भाई सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अभी लगातार जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि जब तक अभिभावकों के साथ काउंसलिंग नहीं होगी, अभिभावक, विद्यार्थी, टीचर और संचालक की, तब तक इसमें कोई समाधान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लगातार मैं इस विषय के ऊपर पिछले 2 साल से लगातार इस चीज को बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक ना तो राजस्थान सरकार सुन रही है, ना कोई शिक्षा विभाग का सुन रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह की ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो कभी सोचने को नहीं मिलती थी। आज हम लोगों ने भी पढ़ाई करी है। ये जो पैनलिस्ट बैठे, बहुत सीनियर और मतलब माने हुए पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों पर भी पहले तो कोई ऐसा प्रेशर होगा जो प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। लेकिन आज ये प्रेशर किस वजह से है, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मल्टी लेवल कॉमर्शियल जो मार्केटिंग जो चल रही है इस समय शिक्षा को लेकर,
शिक्षा के ऊपर जो व्यापार चल रहा है, शिक्षा के अंदर जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनको करनी चाहिए। वो केवल व्यवसाय के लिए केंद्र बन के रह गई है, तो जिसको भी पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो सारे व्यवसायीकरण के आधार पर शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहे हैं। जितने भी स्कूलों के अंदर टीचर लगे हुए हैं वो सारे कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। अगर उन्होंने परिणाम बच्चों को नहीं दिया, बच्चों से प्राप्त नहीं किया, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए आप शिक्षक दबाव में, अभिभावक समाज की वजह से दबाव है कि समाज में क्या बात होगी क्या बात नहीं होगी बच्चों को लेकर, क्योंकि अनैतिक प्रेशर तो अभिभावक और शिक्षक के ऊपर है। बच्चा तो जबरदस्ती इन दोनों के अंदर घुस के तीसरा अपने आप में। तो मुझे ये लगता है कि अंदर काउंसलिंग की आवश्यकता है, और जिसके ऊपर सभी वर्गों को, ना केवल अभिभावकों को, शिक्षकों को, बल्कि और आज के समय में इतने ऑप्शन आ चुके हैं, आपके सामने पहले बहुत सीमित था कि आपको क्या करना है, इस बारे में सोचना कि भाई डॉक्टर इंजीनियर से अलग हट करके आप क्या करेंगे, तो पेरेंट्स के मन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आता था। लेकिन आज तो विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि काउंसलिंग हो, ये लोगों को समझ में, क्योंकि इस एक ही तरफ भाग रही भीड़ को ये समझाना, ये बताना, जो स्कूलों के अंदर भी फॉर्मेट चल रहा है कि भाई आपको बहुत टॉप करना है, आपको अव्वल नंबर, ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप बच्चे के ऊपर बेजा जो है वो आप प्रेशर बना दें, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं इसमें जवाहर सर को भी जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें हमें जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी कुछ बदलाव होने की गुंजाइश है। हम देखते हैं कि पढ़ाई की रेस में और अपने स्कूल के अंदर, हम ये स्कूलों के अंदर देखते हैं, खास करके प्राइवेट स्कूलों में, कि पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है रिजल्ट कितना रहा है, कैसा रिजल्ट रहा है यहाँ पर रहा है ना, तो उसी हिसाब से अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूलों में करवाते हैं। लेकिन अब इस रेस के अंदर जब वो अपने बच्चों को दौड़ाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो सिर्फ वही फोकस होता है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो अच्छे नंबर लेकर के आए और वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेस को जो है वो थोड़ा और व्यापक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ माँ बाप और टीचर का स्ट्रेस रहता है। मम्मी ने बगल वाली गुप्ता आंटी को भी बता दिया कि मेरे बेटे को 90% आएगा। हाँ। तो जब सब्जी देके लेके जाता है तो गुप्ता आंटी बोलती है तेरे को 90% आएगा। तो अननेसेसरी हम ये प्रेशर को चौतरफा बढ़ाते हैं। तो माँ बाप का प्रेशर, गुप्ता आंटी का प्रेशर, स्कूल के टीचर का अपना परफॉर्मेंस का आईना दिखता है बच्चों में, तो वो प्रेशर, और स्कूल को रिजल्ट दिखाना है वो प्रेशर। तो ये सब में बच्चा पिसता है। इसके अलावा उसके दोस्त यार जो उससे अपेक्षा करते हैं वो अलग है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ बात करती है। जो आप कह रहे हैं कि न सिर्फ एकेडमिक बल्कि बाकी चीजों पर भी स्कूलों को ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बात करती है। वो उस दौर ना ध्यान देके हम अपनी उम्र के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अपनी अपेक्षाएं बच्चों को जब थोपते हैं तो ये तकलीफ आती है। तो हमारे टाइम में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था, तो स्कूल का परसेंटेज ही दाखिले का क्राइटेरिया होता था। आजकल आप 60 हो 90 हो, दाखिले का एग्जाम तो देना पड़ेगा आपको। तो उसमें ये अंत नहीं है, आपकी जिंदगी का अंत नहीं है कि 10वीं 12वीं में जो नंबर आ गया उससे आपको दाखिला मिल जाएगा। परीक्षा तो देनी पड़ेगी आपको। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि उनके बच्चों पे प्रेशर डालने से वो बच्चा टूटेगा ही, उससे कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। और वो उनके बच्चे की भलाई के लिए, कई बार तो जवाहर सर ऐसा भी देखा गया कि बच्चा बेशक पढ़ाई में उसको रुचि थोड़ी सी कम है, या उसका अगर जो है आर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो वो जानबूझ करके, जैसा आप बता रहे हैं ना कि दोस्तों का भी एक प्रेशर होता है, तो साथ में जो दोस्त हैं उन्होंने अगर कॉमर्स लिया तो उसको भी कॉमर्स लेना है, क्योंकि वो आर्ट्स को तो बड़ा अलग ही मानते हैं, है ना, कि उसमें तो बेकार बच्चे ही जाते हैं जी, है ना। तो ये जो एक मेंटालिटी है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। ये सब कुछ काउंसलिंग के जरिए ठीक हो सकता है। इसमें हमें और क्या जोड़ना चाहिए सर? हमें स्कूल लेवल पर काउंसलिंग के लिए बेहतर चीज़ें हमें उपलब्ध करानी होंगी, क्या हमें करना होगा? नहीं, इसमें स्कूलों की भी कुछ गलती है कि वो भी हमारी पीढ़ी के लोग हैं जी, हमारी ही पीढ़ी के लोग हैं, और वो भी समझते हैं कि साइंस सबसे बेस्ट होता है, इसलिए 60% के ऊपर है तो ही तुमको साइंस मिलेगा, 90 के ऊपर है तो ये गलत है। क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ह्यूमैनिटीज सबसे अच्छा चल रहा है, जबकि इंडिया में हम तीसरे नंबर पे सोचते हैं उसको। हम कुछ पीछे सोच रहे हैं अभी, स्पेशली छोटे शहरों में। तो समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चों के रुचि के हिसाब से। एक दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फिर उल्लेख करूंगा कि आपके बच्चे की अपेक्षाएं और आपकी अपेक्षाएं दोनों इसमें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ
2 डिग्रियां अगर बच्चा सक्षम है तो कर सकता है, उसकी इच्छा के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार। तो एक बहुत अच्छी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। ठीक है, इसमें अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जिस प्रकार से अभिभावकों की बात हो रही है, तो मैं पूरा करना चाह रहा इसमें राज्य सरकार शिक्षा विभाग की प्रमुख भूमिका आ जाती है कि जो इस चीज की व्यवस्था करवाए। आपके तक में आप देखने को मिलता है कि अंदर आपकी पालक उसके जो नियम कानून है उनको प्रावधान नहीं हो पा रहा। कैसे बच्चों को शिक्षित अच्छे से शिक्षित बनाया जाए, तो फिर मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहता कि अभिभावकों की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। इसमें सरकार को भी, राज्य सरकार की भी और शिक्षा विभाग की भी, इन सबको एक साथ मिलकर के मॉनिटरिंग करनी होगी, तब जाकर के ये चीजें जो हमारे राष्ट्रीय में एक तनाव बनकर खड़ी हुई है, तो इस चीजों को जाकर मुझे लगता है कि 90% और मैं तो सर ये भी जानना चाह रहा हूं कि भाई पीटीएम भी तो होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है तो उसमें हम बाकी सभी चीजों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जिनके लिए वो हो रही है उनके बारे में कभी बात नहीं होती है। इसमें यशोदा जी हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हाँ जी अभिषेक जी। जी हाँ, सही कहा हाँ अच्छा बताइए अभिषेक जी, बताइए। लेकिन उसमें अभिभावकों की सुनी नहीं जाती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां सुनवाई नहीं होती है, अगर वहां पर कोई बताया भी जाता है तो उसको सुना नहीं जाता। ठीक है, वो अलग अलग स्कूलों के ऊपर भी डिपेंड होता है, हालांकि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा इस बात को लेकर के शिकायत होती है। यशोदा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो काउंसलिंग का आपने अभिषेक जी ने बताया वो बहुत ही सही बात है कि काउंसलिंग के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। और हर स्कूल के अंदर, इवन गांव के अंदर भी जो है पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है, लेकिन पेरेंट्स आते नहीं है गांव के, और जो बिजी रहते हैं अपने जो भी खेती बाड़ी है, जो भी काम धंधे हैं उसमें। लेकिन शहर में भी मैंने देखा है कि जो फ्री रहती हैं जो पेरेंट्स और मदर्स, वो भी नहीं आती हैं। और तो इस चीज पे हमें जोर देना चाहिए कि काउंसलिंग उनकी हो, और बच्चे के साथ बैठ करके लगभग जो है वो एक बच्चे को आधा घंटा दे करके उसकी जो उसके टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल उनको सुझाव दे कि आपका बच्चा इस तरह से है, इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और आपके बच्चे को ये लाइन जो है सूट करती है और आपको इसमें भेजना चाहिए। अननेसेसरी का जो है उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनकी मेरिट बनती है, बच्चे पास होते हैं, तो 10th की मेरिट और 12th की मेरिट कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इसके ऊपर ध्यान पेरेंट्स भी जानते हैं कि हर चीज में कंपटीशन शुरू हो गया है, कंपटीटिव एग्जामिनेशन देना है, मेरिट बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बार बार टॉर्चर करना, पढ़ ले, है ना, और बार बार उनको ये कहना कि पड़ोस का बच्चा जो है, गुप्ता आंटी का बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम बहुत पीछे चल रहे हो। तो ये कंपेरेटिव स्टडी जो होती है ना बच्चों की, वो बच्चों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। तो इस चीज को बना करके और पेरेंट्स को काउंसलिंग के जरिए हमें उनको ये बताना चाहिए कि बच्चों पे अननेसेसरी जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और एक चीज और मुझे जो लगती है यशोदा जी, कि हम बच्चों को क्यों ना, क्योंकि हम 10वीं के बाद सोचते हैं कि बच्चे को क्या करना है या क्या करवाना है, हम अगर शुरुआत से बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में डालें या म्यूजिक में डालें या कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप उस बच्चे को इन्वॉल्व करके रखें थोड़ा सा, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे के साथ रहते हैं, हाव भाव से उसके इंटरेस्ट से पता चलता है। गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ और कोई एक्टिविटी है उनकी तरफ तो ध्यान पेरेंट्स का जाता ही नहीं है। 3 चीज पकड़ रखी पेरेंट्स ने, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या आईएएस बनाना है आजकल। और बच्चे भी जो है आप देखिए रिजल्ट आएगा और उनसे इंटरव्यू लेने के लिए जब जाते हैं, मीडिया जाता है, तो वो बच्चे भी यही कहते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। और आईएएस ऑफिसर में आप देखिए 10 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 5 लाख निकलते हैं, 5 लाख में से भी 1000 बच्चे जो है वो इंटरव्यू के अंदर निकल करके आते हैं। तो इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि उसके अंदर बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों को प्रेशराइज करना समाज के अंदर देख करके कि आईएएस ऑफिसर का बड़ा, सबसे पहले बच्चों को ये भी सिखाने की जरूरत है। हम क्योंकि देखते कोटा के अंदर, राजस्थान में तो खास करके इतने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, बिल्कुल, और इसमें बच्चों को इतना ज्यादा झोंक दिया जाता है कि उनको सिर्फ यही दिखाई देता है कि भाई अंतिम लक्ष्य जो है ये एग्जाम ही है।
तो सबसे बस पहले उनको ये बताना है कि ये अब एग्जाम यदि वो अंतिम पेपर लक्ष्य नहीं खराब है, हो गया ये जीवन तो अभी सर्वोपरि देखिए है, आप, सबसे पहले नीट जीवन का है। पेपर हुआ तो सडनली एक दो घंटे के अंदर अंदर दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया हाँ क्योंकि उनका पेपर खराब हो गया। हाँ। तो इस तरह से जो प्रेशर, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, समाज का प्रेशर है और इंस्टीट्यूट का भी प्रेशर अच्छा, है। ये हमारे फोकस समाज की भी इंडिया जो गलती है। इंस्टीट्यूट हम है ये उनका बच्चों भी को बहुत बचपन ज्यादा से ही बच्चों पढ़ाते के रहते हैं ऊपर है। कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना। ये जब हम बच्चों को शुरुआत से सिखाते थे हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी बच्चों को इन्वॉल्व रखें, हैप्पीनेस का उनके अंदर जो खुश रहने का एक भाव है वो अगर बना करके रखें जवाहर सर, तो उससे अब बड़ा काम आएगा। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे पढ़ाई में खुश नहीं है, यानी स्कूलों में जब तक खुश नहीं रहेंगे लर्निंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो यानी टीचर प्लस इमोशन इज लर्निंग। जब तक ये चीजें नहीं है, अगर रूखे सूखे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, या मैं एक बात, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है तो मैं क्रिकेट ग्राउंड में ले जाके पढ़ाऊंगा तो इजीली पढ़ा सकता हूं मैं, क्योंकि वही चीज है। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्लासरूम में और V इज इक्वल टू यू प्ले याद रख बोलता हूँ तो मजा नहीं आता उसको। तो ये बात मैं मानता हूं कि जब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो खुश नहीं है। हाँ, तो मैं अगर खेल और उसमें जोड़ूं या एंटरटेनमेंट और पढ़ाई को जोड़ूं तो शायद ये बेहतर हो सकता है। हम्म, ठीक है। मैं इसमें राकेश सर को अब जोड़ रहा हूँ। राकेश सर, अब हमने देखा कि बच्चे कैसे दबाव में आ रहे हैं और उनके हाव भाव से कैसे हम पहचान सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी इंडिकेशन होते हैं, वो चिड़चिड़ापन आना, है ना, घर में बात नहीं सुनना, बात ना करना, एक मतलब अकेले रहना, ये कुछ इंडिकेशन होते हैं कि बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ रहा है या दबाव में आ रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जब वो ऐसा प्रेशर में होता है, डिप्रेशन तक ना ही जाए, अगर डिप्रेशन नहीं भी हो तब भी वो है कि वो ज़्यादा अकेला रहता है, उसका नींद ठीक तरह नहीं आती है, खाने पीने में कम हो जाता है, वो यार दोस्तों से मिलता नहीं है, ज़्यादा अकेलापन रहता है। तो ये थोड़ा हमें पहचानने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, उसको इतना अपने आप को एक तरह से यूजलेस महसूस कर रहा है। तो मतलब मैंने एक्सपर्ट्स को सुना पिछले 10-15 मिनट में, मेरे को एक बात बहुत उभर कर आई है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उनको समझना है कि इंजीनियर, डॉक्टर, IAS जो आपने जिक्र किया, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर उसको सक्सेसफुल नहीं भी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो यूजलेस है। अगर उसको ऐसा दिमाग में आ गया कि आई एम यूजलेस, आई एम अ फेलियर, तो उसको और सारे उसका जो बाकी जो लाइफ है उसमें उसको इफेक्ट होगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, कि एवरीथिंग इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि और भी बहुत रास्ते हैं, और भी बहुत जगह जाना है, लेकिन उस रास्ते को जाने के लिए यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। ये नहीं कि एक बारी मैं फेल हो गया तो मैं गया, आई एम द एंड। वो यही जो इंप्रेशन लोग देते हैं कि यू आर नो गुड, यू आर यूजलेस, ये सब लक्षण फिर जो हमने जिक्र किया ये आते रहते हैं, कि वो अपने आप खाना पीना, नींद आना, और अपना नहाना धोना, लोगों यारों दोस्तों से मिलना जुलना, सब कुछ कम। तो ये हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि तू, यू आर, बेसिकली मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, यू आर नॉट यूजलेस, यू आर नॉट अ फेलियर। एक इम्तिहान में फेल हो गया तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और बहुत सारे रास्ते हैं, हमें जाने हैं आगे। अच्छा राकेश सर, मैं एक चीज़ और, डाइट कैसी होनी चाहिए? हम अक्सर ये देखते हैं कि जंक फूड आजकल, ये खाने पीने का भी बड़ा असर होता है। ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो खान पान है ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आप क्योंकि अगर जंक फूड खा रहे हैं, आपका बहुत देर तक आप जग रहे हैं या देर से आप उठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। देखिए, देर से उठना और जंक फूड का मतलब दोनों अलग है। कुछ भी चीज जो आप खाओ, इट शुड नॉट बी इन एक्सेस। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम मना कर दें कि तुम पिज्जा और बर्गर बिल्कुल ही मत खाओ, वो तो फिर और ही उसका रुचि करेगा। बट इट शुड नॉट बी इन एक्सेस, इट शुड बी अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, टाइमली डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और दैट शुड नॉट इंटरफियर विद, जैसे आपने जिक्र किया कि सो नहीं रहे हैं, लेट लेट रात उठते रहते हैं, तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं कि मीट और चिकन और दूध और ये खाने, जो भी खाते हैं आप, चाहे हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट सैलड खाएं, इट शुड बी अ वेरी वेरी बैलेंस्ड डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि एक मील मिस कर दिया, एक मील नहीं किया, एक ज़्यादा लेट ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें मैं वापस से जरा यशोदा जी को जोड़ रहा हूँ। यशोदा जी, एक चीज़ ये भी कि अब हमें बच्चों को शुरुआत से, हाँ ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक जी बताइए।
सर हम लोग एक बोल रहे हैं सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रेडी करते हुए मजा नहीं आता। तो आज जिस प्रकार से डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल युग का सोशल मीडिया का इतना प्रभाव मतलब इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है कि आज एक साल में बच्चा दूसरा बैठा हो तो मोबाइल से चिपका रहता है। तो जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक के बच्चे पाए गए तो उसमें माता पिता की जिम्मेदारी की जाए कि उसको सजा प्रावधान दिया जाए। अगर वही प्रावधान अगर हिंदुस्तान में भी अगर जाए, वही प्रावधान बच्चों को दूर रखेंगे, शिक्षा के ऊपर पूरा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मोबाइल का यूज़ है उसको लेकर के भी एक बात यहाँ पर है। इसमें जरा मैं जल्दी से जवाहर जी से एक रिएक्शन लेता हूँ। जवाहर सर, मोबाइल यूज़ को लेकर के और पेरेंट्स को कैसे मॉनिटर करना चाहिए, कैसे उनको कंट्रोल करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंस करता है ना, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं। ये सही है कि पेरेंट पहले तो अगर जो बोल रहा है बच्चे को करने के लिए वो खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, तो पहली चीज कि वो खुद मोबाइल यूज कर रहा है और बोल रहा है बच्चे को। दूसरी चीज ये है कि दो अच्छे ऐप्स हैं जनरली सभी के लिए कि अगर मोबाइल आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड के लिए एप्रिजन करके है, APPRISON, जिसमें जो आपका एडिक्टिव एप्स है उसको आप जेल में डाल सकते हो, जितनी देर के लिए आप डालना चाहते हो वो खुलेगा नहीं। और दूसरा है अगर आईफोन आप यूज कर रहे हैं तो फॉरेस्ट, जितनी देर आप अच्छा बर्ताव करोगे तो जिस तरह से जेल में डाला है तो आपके पत्नी खाना ला सकती है, उसी तरह से आप जितना अच्छा बर्ताव करोगे और उस ऐप को यूज नहीं करोगे तो आपको प्रोत्साहित करेगा वो ऐप। ये दोनों अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ रास्ते हैं और हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये बात आपके भविष्य की है, आपके घर के बच्चों की है, और ऐसे में शुरुआत से अगर आप उनको गाइड करेंगे तो शायद चीज़ें समय के साथ बेहतर होती चली जाएंगी और ये जो परेशानी आ रही हैं इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन तनाव से कैसे बच्चों को मुक्त करना है और जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, क्योंकि बच्चे अब इस बीमारी से घिर रहे हैं और लगातार दबाव में भी आ रहे हैं। तो मानसिक तौर से उनको कैसे मुक्त किया जा सकता है उसके लिए हमने एक कोशिश की है और एक्सपर्ट्स के जरिए उसके जो समाधान है वो जानने की कोशिश की है। यार रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा।